गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर मैंने ट्यूट 4 ट्यूट 5 सर आज सबमिट कर दो सर। आप मेरी ट्यूट 2 ट्यूट 3 चेक कर देंगे सर? क्या हो गया? उसके तो मार्क्स चढ़ सर गए मेरी, बेटा। सर मार्क्स आप चढ़ गए। चेक कर। नहीं, अब क्या कर पाएंगे? तो जो चढ़ गया बेटा, अब कुछ नहीं हो पाएगा। चेक कर देंगे हम, लेकिन मार्क्स फिलहाल चढ़ चुके हैं। चेक तो मैं कर ही दूंगा। वो डिलेड मार्क्स सबमिशन नहीं में सर चढ़। काउंट, जो कुछ है वो डिलेड में काउंट हो रहा है। वो जो अपडेट हो गया बेटा, वो अपडेट हो गया ना, उसमें अब क्या कर सकते हैं? जो चीजें हो चुकी हैं, आगे का देखिए अभी। और भी बच्चे ज्वाइन कर लें। 4-5 हो गया सबमिट। सर अभी थोड़ी देर में कर रहा हूँ सर सबमिट। हाँ, उसको कर 4 कर दीजिए दिया, तुरंत। 5 कर। हाँ, उसको कर दीजिए। ठीक है, और भी बच्चे ज्वाइन कर लेते। ये अभी किया नहीं। एक्चुअली मैं प्री एंड थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, एक मिनट। एक्चुअली आई वाज अनअवेलेबल विद इन 2 to 3 days, you know all. Clear? So first time press cases. मैं एक फाइल शेयर कर रहा हूँ, बताइएगा शेयर हो रही है कि नहीं। ठीक है? सर ओके सर। सोल्यूशन शेयर किया था मैंने, आपको मिल गया होगा। हाँ, क्यों? हाँ सर। तो उन्हें शेयर कर दिया था, आप लोगों ने मैच भी करा लिया होगा क्वेश्चंस। क्लियर? एंड ये शेयर हो रहा है, देखिए। शेयर हो रहा है अभी। सर एक मिनट सर। ओके। हाँ सर हो रहा है। तो देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट, मतलब आपने, हमने आपको कराए हैं क्लास में। यू सी। क्लियर? डायरेक्ट उनके आंसर्स हैं, आपको पता है ये सारी चीजें। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफरेंशियल वॉल्यूम इज गिवन बाई। तो हमने आपको ये तीनों ही कोऑर्डिनेट के लिए आपको मैंने डिफरेंशियल सरफेस, डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल वॉल्यूम सब बताया था हमने। ठीक है? तो इसका डायरेक्ट आपका आंसर जो है वो थर्ड है। हम निकलवाए थे, आपको बताए भी थे, नोट्स में भी आपने देखा होगा। ठीक है? डिफरेंशियल वॉल्यूम हमने निकलवाया था। दैट इज आर डी आर डी फाई डी जेड। तो डी आर डी फाई डी जेड बेसिकली फाई आर फाई जेड जो होते हैं वो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट पॉइंट है। ठीक है? तो ये आपके चार ऑप्शन है, इसमें से ये आपका थर्ड वाला सही है। फॉर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट द डिफरेंशियल वॉल्यूम इज आर डी फाई डी जेड। सिमिलरली अपनी अटेंडेंस बेटा मार्क कर दीजिएगा। ठीक है? इसमें हेलो, ओके सर। अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। ठीक है? अभी चैट बॉक्स में। सेकेंड है ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स वाई जेड इज ए। तो देखिए, एफ एक्स वाई जेड बेसिकली क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। ठीक है? जिसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है? तो इसका अगर हम ग्रेडियंट निकालते हैं, हमने बताया था आपको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, ये सब हमने आपको बताया था। तो ग्रेडियंट जो हम निकालते हैं वो किसी वेक्टर का निकालते हैं। ठीक है? सॉरी, स्केलर का निकालते हैं। और डाइवर्जेंस वेक्टर का निकलता है। ठीक है? तो ग्रेडियंट जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन जो यहाँ पे गिवन है, इसका अगर आप निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट ए वेक्टर क्वांटिटी। ग्रेडियंट हम स्केलर का फाइंड करते हैं तो हमको वेक्टर मिलता है। डाइवर्जेंस वेक्टर का फाइंड करते हैं तो स्केलर मिलता है। ये हमने आपको बताया भी था। तो हम जैसे ही हमारा कोई फंक्शन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, अगर आप इसका ग्रेडियंट निकालेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। तो आंसर इसका ए सही होगा। ठीक है? डाइवर्जेंस के केस में उल्टा होता है। डाइवर्जेंस में स्केलर का हम जब डाइवर्जेंस लेते हैं डॉट प्रोडक्ट डेल ऑपरेटर के साथ, तो हमको एक वेक्टर हमको सॉरी वहाँ वेक्टर का लेते हैं तो वहाँ स्केलर मिलता है डाइवर्जेंस में। ठीक है ना? फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज ए। अब जैसे दो पैरेलल वेक्टर हैं, जैसे मान ली ए है और बी है, दो वेक्टर्स हैं। इनका आपको अगर बता भी देता हूँ थोड़ा बहुत चीज़ें आपको। देखिए, जैसे ये है, टू पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो मान लीजिए एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। क्लियर? तो अगर इनका आप पैरेलल करते हैं तो ये हो जाएगा ए पैरेलल बी। इसका अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं, मीन्स ए डॉट बी, तो ए डॉट बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है? क्योंकि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। ठीक है?
पैरेलल होंगे मेरी आवाज आ रही है बेटा? हेलो, ये तो डॉट प्रोडक्ट आपका स्केलर प्रोडक्ट हो गया। इसने बोला है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम करें ए क्रॉस बी निकालेंगे, है ना। तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये भी ध्यान रखना है आपको, डॉट प्रोडक्ट नहीं निकालना, आपको वेक्टर प्रोडक्ट बोला गया। अगर स्केलर प्रोडक्ट बोलता तो ये वाला फंक्शन करते, ठीक है। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट बोला, इसका मतलब ए क्रॉस बी करना है, ठीक है। तो ए मॉड बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, थीटा की जगह 0 आ जाएगा क्योंकि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। पैरेलल होंगे तो दोनों के बीच में एंगल 0 बनेगा, तो साइन 0 विल बी 0, तो रिजल्ट आपको 0 मिल जाएगा। तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसको नल वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। दैट विल बी द नल वेक्टर। क्लियर है? क्लियर है ये? हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये? मुर्तजा हुसैन, यस सर। आवाज आ रही है तुमको? हम्म, आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर, आ रही है। ठीक है। जो भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दीजिएगा, ठीक है, चैट बॉक्स में। ओके सर। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4। द कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज डिफाइंड एज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया अलोंग द बाउंड्री, ठीक है। ये कर्ल की डेफिनेशन है, ठीक है। इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल, ठीक है। और पर यूनिट एरिया मीन्स अपॉन एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ द कर्ल ऑफ ए वेक्टर। क्लियर? सो यहाँ पे आएगा लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया अलोंग द बाउंड्री। क्लियर? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ पे आते हैं। The dash theorem states that a vector field can be completely specified by its divergence and curl, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है हेल्महोल्ट्ज थ्योरम। हेल्महोल्ट्ज में दोनों चीजें आती हैं आपका, वेक्टर वाला भी पोर्शन आता है, ठीक है, कि हम किसी वेक्टर को डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था सॉलिड सोलेनोइडल की कंडीशन, ठीक है, इरोटेशनल की कंडीशन, तो वो दोनों इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। एक में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, एक में क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम बात करते हैं। तो दोनों चीजें आपकी इसी हेल्महोल्ट्ज थ्योरम के अंदर ही आती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मीन्स जिसमें हमारा डाइवर्जेंस एंड कर्ल दोनों कवर होगा, दैट विल बी द योर हेल्महोल्ट्ज थ्योरम। क्लियर? सिक्स क्वेश्चन है। द लैप्लासियन ऑफ ए स्केलर फील्ड वी इज डिफाइंड एज। तो लाप्लासियन आपको पता है डेल स्क्वायर वी होता है। तो जहाँ पे भी डेल डॉट वी दिखे वही आपका आंसर है, क्योंकि डेल इंटू डेल डेल स्क्वायर हो जाएगा, डेल स्क्वायर वी आपको निकालना है, तो दैट इज योर लाप्लासियन। तो ये डेल स्क्वायर वी आपका बी बी वाला ऑप्शन सही है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी सब गड़बड़ है क्योंकि कहीं क्रॉस भी दिया, क्रॉस हो नहीं सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड पे, दैट इज द सॉरी सेवेंथ क्वेश्चन पे। द सरफेस ओवर विच द गॉस लॉ इज अप्लाइड मस्ट बी। गॉस लॉ हम किस सरफेस पे अप्लाई करते हैं? क्लोज सरफेस पे अप्लाई करते हैं, तो आंसर विल बी क्लोज सरफेस। क्लियर? आंसर विल बी क्लोज सरफेस, क्योंकि क्लोज सरफेस पे ही गॉस लॉ अप्लाई होता है फॉर ए क्लोज कंटूर। क्लियर? एट क्वेश्चन है। द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटीज ई आर डैश ऑन बोथ साइड्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स। तो आपको पता है जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है वो सेम होता है, जिसको हम कॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं, जिसको हमने निकाला भी था, ई टी वन इज इक्वल टू ई टी टू। क्लियर? तो ई टी वन मीन्स द टेंजेंशियल कंपोनेंट एट फर्स्ट बाउंड्री, ई टी टू मीन्स टेंजेंशियल कंपोनेंट एट सेकंड बाउंड्री। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट दोनों इक्वल होते हैं, हमने आपको डेरिवेशन भी कराया था नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट का, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर? तो ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद एट्थ के बाद आपका नाइन्थ क्वेश्चन है। इन मैग्नेटिज्म, कृतिका आर यू देयर? आवाज आ रही है बेटा? कृतिका,
रोल यस सर। नंबर 67 आवाज आ रही है? ठीक है, तो देखिए फिर 9th क्वेश्चन पे आते हैं। इन मैग्नेटिज्म बायोसेवर्ट लाइज वेल नोन एज, आपको पता है जो एम्पियर्स। बायो, हाँ एम्पियर्स लॉ है, ठीक है, तो इसको हम लोग एम्पियर्स लॉ के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में लॉज हैं उनका सेम रिफ्लेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, बस नेम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको दे, तो मैग्नेटिज्म में जो बायोसेवर्ट लॉ है उसको हम लोग लॉ ऑफ एम्पियर्स लॉ ऑफ करंट एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 10th है द मैक्सवेल इक्वेशन डिराइव्ड फ्रॉम फैराडेज लॉ, ये हमने सारे डेरिवेशन आपको मैक्सवेल इक्वेशन के कराए थे। कर्ल ई माइनस माइनस डी बी बाई डी टी। माइनस डी बी बाई डी टी, गुड। ये जैसे सारे डेरिवेशन हमने आपको कराए थे, इफ यू हैव रिमेम्बर इट, क्लियर। डिफरेंशियल इंटीग्रल फॉर्म हमने सबके निकलवाए थे, किसको क्या बोलते हैं ये भी बताया था मैंने, कि किसको फैराडेज लॉ बोलते हैं, किसको एम्पियर्स लॉ बोलते हैं, किसको गॉस लॉ बोलते हैं, ठीक है, ये सब चीजें हमने बताया था। 11th है आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं ये, मतलब इसमें कुछ आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अगर आप रेगुलर पढ़ाई किए होंगे तो ये कर ले गए होंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सर ये स्टूडेंट्स, थ्योरी वाले तो मतलब मोस्टली कर लेंगे, बट थोड़ा न्यूमेरिकल वाले में डर लग रहा है। नहीं न्यूमेरिकल, देखो ऐसा है ना, न्यूमेरिकल भी कोई बहुत घुमा फिरा के कुछ नहीं आता। न्यूमेरिकल जैसे हमने आपको जितने फॉर्मूले बताए हैं, ठीक है, अगर आपको मैंने फॉर्मूले आपको पता है तो आप डायरेक्टली, कोई ऐसा तो है नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से तो बहुत बड़ा न्यूमेरिकल आ जाएगा, ठीक है ना, उस तरह का कुछ नहीं होना यस है सर। कि बहुत बड़ा लेंदी क्वेश्चन आ जाएगा जिसको आपको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होंगे, और मैंने जितने कराए हैं मोस्टली, क्लियर। 5th यूनिट में भी हम कुछ स्पेसिफिकली आपको बता देंगे जो टॉपिक्स न्यूमेरिकल, जो आपको मतलब हमने आपको एक पीडीएफ शेयर करी थी, इफ यू रिमेम्बर, आपने देखा होगा गूगल यस सर। क्लासरूम पे। उसमें जो स्पेशली 5th यूनिट में आपने देखा कि ज्यादातर सब डायरेक्ट छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, मैं दिखा भी देता हूँ आपको, उसमें आप डायरेक्टली उस फॉर्मूले को लगाएंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसमें कोई चीज घुमा के नहीं पूछी जाती है। घुमा के जिसमें पूछे जाएंगे वो या तो फिर एंटीना के क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो एंटीना वाले हमने आपको प्रॉपर कराए थे 4th यूनिट में, एंटीना डिजाइन वाले में, ठीक है। 3rd यूनिट में भी कराए थे क्वेश्चंस, तो उससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, जो हमने कराए हैं क्वेश्चंस उससे बाहर नहीं आएगा। अगर आपको उतनी चीजें पता है, जैसे एंटीना में डायरेक्टिविटी निकालने को पूछा जा सकता है, गेन निकालने को पूछा जा सकता है, ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कोई हौच पौच आ जाएगा कि आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, जो सिलेबस में उसी पैटर्न पे ही क्वेश्चंस आते हैं, और जो फार्मूले हमने बताए हैं वो फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, तभी कर पाएंगे, ठीक है, थोड़ा फार्मूले का ध्यान रखिए। अब आते हैं, जो जो बच्चे बेटा ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा इसमें चैट बॉक्स में, जो भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ 1 बाय 1 ज्वाइन कर रहे हैं, तो अटेंडेंस भी अपनी मार्क कर दीजिएगा। ओके, इसके बाद हम आते हैं ये हो गया आपका मैग्नेटिक, हाँ, इसके बाद हम आते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट वाज ए मेजर कंट्रीब्यूशन एट्रीब्यूटेड टू, ठीक है। तो आपको पता है हमने कंडक्शन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, ये सब चीजें बताई थी आपको, तो जो हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट है बेसिकली वो मैक्सवेल से लिंक करती है, मैक्सवेल इक्वेशन से, जो आपने पढ़ा होगा जेडी प्लस डेल डी बाई डेल टी, क्लियर, एक मैक्सवेल इक्वेशन भी उस पर बेस्ड है, क्लियर। तो वहां पे आपने देखा है डिस्प्लेसमेंट करंट का रोल आता है, ठीक है, डेल डी बाई डेल टी करके जो आता है, ठीक है, तो दैट एग्जैक्टली लिंक विद द मैक्सवेल, क्लियर। 12th है आपका मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई, मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसमें दोनों चीजें आएंगी, कंडक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट करंट, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दोनों ही करंट हमने आपको पढ़ाई भी थी, कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, छोटे छोटे डेरिवेशन से वही बताए थे, इन दोनों से ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। 13 क्वेश्चन है आइसोट्रोपिक रेडिएशन इज आल्सो नोन एज, ये भी ओमनी सिंपल है, डायरेक्शन। ये सभी को पता है, इसको हम एज ए रेफरेंस एंटीना भी यूज करते हैं, ठीक है, तो ये एज ए ओमनी डायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न हमारा देता है, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन इक्वल रेडिएशन पैटर्न विल जनरेट। 14th है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटीनाज रेडिएशन पैटर्न कैन बी रिप्रेजेंटेड इन नंबर ऑफ वेज, कितने वेज में डिफाइन करते हैं रेडिएशन पैटर्न को,
3 वेज में डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये रेडिएशन पैटर्न पे क्वेश्चन हो गया। अगर आपने पूरा प्रॉपर तरीके से हमारी लेक्चर लिए होंगे, इन बच्चों ने लिए होंगे, उनको ये सब क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे, कोई पढ़ाया है मैंने सब, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से क्लास अटेंड किया होगा तो, ठीक है। EIRP इज एन आइसोट्रोपिक एंटीना स्टैंड्स फॉर, EIRP आपको पता है क्या होता है? इफेक्टिव आइसोट्रोपिक इक्विवेलेंट है। रेडिएटेड पावर रेट, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा इफेक्टिव आइसोट्रोपिक रेडिएटेड पावर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है EIRP का, ठीक है। इसके बाद 16th है, व्हाट इज ट्रू अबाउट फील्ड स्ट्रेंथ पैटर्न। इसके बाद 16 पे आते हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट फील्ड स्ट्रेंथ पैटर्न। फील्ड स्ट्रेंथ पैटर्न के बारे में क्या सही है। इसमें कितनी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको चूज करना है विच वन इज करेक्ट, ठीक है। तो इट इज द वेरिएशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है। हमने आपको बताया था जब पैरामीटर्स डिस्कस किए थे एंटीना के, तो उसमें हमने आपको फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में भी बताया था। जो फील्ड स्ट्रेंथ पैटर्न है किस फंक्शन पे डिपेंड करता है, जिसमें हमने सॉलिड एंगल वगैरह जब आपको बताया था, तो हमने बताया था थीटा का रोल होता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, बेसिकली इसकी डेफिनेशन जो है उसी से ये हमने निकाला हुआ है। तो जो आप फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन अब पढ़ेंगे पैटर्न पे, तो आपकी यही डेफिनेशन है, इट इज द वेरिएशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है। तो यही इसका आंसर भी करेक्ट है 16th का ये, ठीक है। 17th है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ एन एंटीना इज यूज टू फाइंड। इफेक्टिव लेंथ एंटीना की हम क्या फाइंड करने के लिए मतलब किस पैरामीटर को फाइंड करते हैं, तो हम पोलराइजेशन इफिशिएंसी को फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ एंटीना, ठीक है। एक्चुअल लेंथ होता है, एक इफेक्टिव लेंथ होता है, वो पता है ना। इसके बाद 18th है, द करेक्ट रिलेशन ऑफ फर्स्ट नल बीम विड्थ विथ हाफ पावर बीम विड्थ। ये तो हमने खैर आपको डेरिवेशंस भी बताए हैं जब एरे वगैरह पढ़ाया था, ठीक है। हमने आपको बताया था फर्स्ट नल बीम विड्थ क्या होता है, हाफ पावर बीम विड्थ क्या होता है, नल जिसको हम लोग फर्स्ट नल बीम विड्थ को हम लोग नल टू नल बीम विड्थ भी बोलते हैं, ठीक है। इसका सिंपल सा ए आंसर करेक्ट है, दोनों में जो रिलेशन है वो यही है, ठीक है। FNBW इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ HPBW मीन्स हाफ पावर बीम विड्थ, ठीक है। ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, बीच में कोई ऐसे मतलब डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। एंटीना यूज फॉर डायरेक्शन फाइंडिंग, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम कौन सा एंटीना यूज करते हैं, दैट इज लूप एंटीना। लूप एंटीना से हम लोग डायरेक्शन फाइंड करते हैं, बेसिकली नेविगेशन में भी ये यूज होता है, रडार वगैरह में, ठीक है, जिसमें हम डायरेक्शंस वगैरह को लोकेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद 20th क्वेश्चन है, फॉर एन एंड फायर एरे द एक्साइटेशन फेजेस। हमने आपको दोनों बताया था, ब्रॉड साइड एरे और एंड फायर एरे, ठीक है। 2 एरेज हमने आपको बताए थे, लीनियर एरेज, लीनियर एंड नॉन लीनियर एरे। तो ये जो हमारा है एंड फायर एरे, इसमें और ब्रॉड साइड एरे में हमने कंडीशन आपको बताई थी एक्साइटेशन फेज की। ब्रॉड साइड में तो 0 होता है, और एंड फायर में हमारा जो होता है वो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा डी होता है, पहला वाला ऑप्शन। ये हमने आपको कंडीशंस निकलवाई थी, आप देखिएगा नोट्स में, डेरिवेशन हमने जब करवाया था तो हमने ये बताया था, ठीक है। फील्ड स्ट्रेंथ जब निकलवाया था, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा डी इज द आंसर फॉर एंड फायर एरे, ठीक है। द एक्साइटेशन फेज। 21th है, फर्स्ट है, द साइज ऑफ द एंटीना इज। साइज जो है एंटीना का किस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करता है, इनवर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ए है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, that is the relation with the antenna length या size of antenna, उससे ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। 22nd है, द लेंथ ऑफ द डायरेक्टर इन यागी उड़ा एंटीना इज। हमने यागी उड़ा एंटीना में भी आपको काफी डिटेल में चीजें बताई थी। यागी उड़ा एंटीना बेसिकली हमने आपको बताया था कि इसमें हमारे 3 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। बेसिकली कौन कौन से 3 एलिमेंट होते हैं, कौन बता, कृतिका?
रितिका बेटा कौन कौन से 3 एलिमेंट होते हैं बताइए। सर डायरेक्टर। गुड, डायरेक्टर होता है और एक रिफ्लेक्टर होता है। ठीक है, डायरेक्टर, रिफ्लेक्टर और ड्रिवन एलिमेंट। ड्रिवन एलिमेंट। ड्रिवन एलिमेंट जो कि बीच में होता है। ठीक है, मैं इसका हाँ डायग्राम भी बनवाया था। तो ड्रिवन एलिमेंट तो बीचों बीच होता है, एक आपका लेफ्ट में होता है, एक डायरेक्टर और एक रिफ्लेक्टर होता है। ठीक है, जो कि लेफ्ट और राइट में प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, तो तो इसमें पूछा है लेंथ कितनी होती है। सबकी लेंथ हमने बताई थी आपको, किसी की ग्रेटर देन लैम्डा बाई 2 होती है, किसी की लेस देन लैम्डा बाई 2 होती है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टर की लेंथ सबकी प्रॉपर्टीज हमने बताई थी, क्या क्या किसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो जो डायरेक्टर की लेंथ होती है वो बेसिकली क्या होती है, लेस देन लैम्डा बाई 2 होती है। ठीक है, जो डायरेक्टर हम यूज करते हैं आगे उड़ा में, उसकी लेंथ लंबाई कितनी होती है, लेस देन लैम्डा बाई 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सर भी आगे उड़ा। हाँ, 0.45 लेमडा होती है ना डायरेक्टर की लेंथ। हाँ तो ठीक तो है, लेस देन लैम्डा बाई 2 है। लैम्डा बाई 2 मतलब हो गया करीब 0.5 लैम्डा, उससे छोटा हो गया। ठीक है ना, ठीक है। यस। हाँ, इसके बाद आता है 23rd। ठीक है, हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्टली तो आप जो बता रहे हैं वही है, मतलब हम एक लैम्डा बाई 2 से ग्रेटर या लेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, 23rd क्वेश्चन है, द रिफ्लेक्टर इन यागी उड़ा एंटीना इज। रिफ्लेक्टर आपका किस तरह का एलिमेंट होता है। रिफ्लेक्टर बेसिकली पैरासिटिक एलिमेंट होता है। ठीक है, इसको ड्रिवन एलिमेंट तो होता है नहीं, ड्रिवन एलिमेंट आपका एक ही होता है जो सेंटर में होता है। रिफ्लेक्टर बेसिकली क्या है, पैरासिटिक एलिमेंट। ठीक है, 24th है, हमने ये बहुत अच्छे से आपको यागी उड़ा एंटीना पढ़ाया भी था, if you रिमेम्बर। ठीक है, नल टू नल बीम विड्थ इन ब्रॉड साइड एरेज। नल टू नल बीम विड्थ आपका वही है, फर्स्ट नल बीम विड्थ जिसको बोलते हैं, FNBW भी बोलते हैं। ये ब्रॉड साइड एरे के केस में हमने आपको निकलवाया भी था, इफ यू रिमेम्बर, डेरिवेशन हमने कराया था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 लैम्डा बाई एन डी, याद होगा आपको, 2 लैम्डा बाई एन डी। ये हमने ब्रॉड साइड में निकलवाया था, और एंड फायर में अंडर रूट में आ जाता है ये चीज। ठीक है, देखा होगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन है, द बेस्ट पोलराइजेशन यूज फॉर ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन इज। ये बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है ये 50 यूनिट का है, प्रोपोगेशन वाले का। तो कौन सा पोलराइजेशन हमारे लिए बेस्ट होता है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में। तो ये बेसिकली वर्टिकल पोलराइजेशन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोलराइजेशन होते हैं। जो वर्टिकल पोलराइजेशन है, ये भी हमने जब आपको स्टार्ट कराए थे तब बताया था, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन। ठीक है, जो वर्टिकल पोलराइजेशन है दैट इज वेरी मच सुटेबल फॉर द ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। 26 है, स्पेस वेव प्रोपोगेशन इज यूज दैट। इसमें आपको बताना है कि किस फ्रीक्वेंसी बैंड में, किस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए हमारा स्पेस वेव प्रोपोगेशन यूज होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, सी है, ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज। ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज पे आपका स्पेस वेव प्रोपोगेशन यूज होता है। जो स्काई वेव होता है वो आयनोस्फीयर लेयर के लिए होता है, स्पेस वेव आपका ट्रोपोस्फीयर लेयर के लिए होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो हमारा लेयर है इस रेंज में हमारा वर्क करता है, दैट इज ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 27th है, इन वेव प्रोपोगेशन LOS मीन। LOS आपको पता है, लाइन लाइन ऑफ ऑफ साइट। साइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन हमने आपको बताया था जब कर्वेचर ऑफ अर्थ के बारे में डिस्कस किया था। कर्वेचर ऑफ अर्थ में लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन हमारा जो होता है वो अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कर्व आ जाता है अर्थ का, है ना, कुछ इस तरीके से हमने बताया था, इफ यू रिमेम्बर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है ये। तो ये हमारी कर्वेचर ऑफ अर्थ है। ठीक है, एक एंटीना हमारा यहाँ पे लगा है, एक एंटीना यहाँ पे लगा है, ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन जब कर्व सरफेस से होके गुजरता है तो ये यहाँ देखिए, यहाँ पे ये टकरा जा रहा है अर्थ सरफेस से। ठीक है, तो ये हमारा अफेक्शन आ जाता है, दिस इज द अफेक्टेड बीम। क्लियर। ठीक है, एक होता है रिफ्लेक्ट होके आना, एक होता है डायरेक्ट बीम, बेसिकली ये डायरेक्ट बीम है। ठीक है, जो लाइन ऑफ साइट होती है वो डायरेक्ट बीम होती है, वो उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं आता, ये ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ रिसीव होता है। ठीक है,
और एक होता है रिफ्लेक्टेड बीम। रिफ्लेक्टेड बीम में क्या होता है कि जैसे ये अर्थ सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस अगर हम ले रहे हैं, ये फ्लैट नहीं है तो कर्व सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, यहाँ से इस तरह से टकरा के भी रिसीव होता है, इसको रिफ्लेक्टेड वेव बोलते हैं। एक होती है डायरेक्ट वेव इस तरीके से, ठीक है। ये चीजें हैं, ठीक है। तो जो डायरेक्ट वेव होती है वो बेसिकली ज़्यादा एफिशिएंट होती है, क्योंकि इसमें कोई हिंड्रेंस नहीं है, ठीक है, टाइम भी कम लगता है उसको रीच करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डक्ट प्रोपोगेशन पे। डक्ट प्रोपोगेशन इज यूजफुल टू, डक्ट प्रोपोगेशन हमारा कहाँ यूजफुल है, ठीक है। डक्ट प्रोपोगेशन कहाँ यूजफुल है, बेसिकली इट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ। ये क्या करता है, ये इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ को रिड्यूस करता है, दैट इज योर डक्ट प्रोपोगेशन, ठीक है। कर्वेचर ऑफ अर्थ को क्या करता है, रिड्यूस करता है, जो उसका इफेक्ट है उसको कम करता है, ठीक है। यहाँ एक लाइन रहेगी शायद, एक मिनट, की लाइन मिस हो गई बीच में से, तो मैं, हो सकता है पीडीएफ में कहीं मिसिंग हो रही है, ये लाइन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना, ओके। 29th क्वेश्चन है देन, डी लेयर इज, ठीक है। डी लेयर आपकी जो है कौन सी लेयर है, किस लेवल की लेयर है, तो दिस इज द लोएस्ट लेयर, दिस इज द लोअर, डी ई एफ आप लोग को पता है, तो दिस इज द लोएस्ट लेवल लेयर, ठीक है। इसके बाद आता है इन रेडियो, ये बहुत ही मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं प्रोपोगेशन से भी रिलेटेड, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके मतलब एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। एज पर माई मतलब ओपिनियन ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे मोस्टली, ठीक है। तो थोड़ा इसी तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। इन रेडियो वेव प्रोपोगेशन MUF स्टैंड फॉर, MUF क्या मैक्सिमम होता है, यूजेबल मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, इसको हम MUF बोलते हैं, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 31st है, द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड ऑफ एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज, ठीक है। ये आपका अगेन फर्स्ट यूनिट से है। तो जो डाइवर्जेंस हम वेक्टर फील्ड का निकालते हैं किसी पॉइंट पे, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, दैट इज डाइवर्जिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये डेफिनेशन का ही पार्ट है, दिस इज एग्जैक्टली द पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, it means amount of flux per unit volume that is diverging from that point, clear, this is the divergence। 32 है, if r is the position vector at a point then divergence of r will be, मोस्टली ये क्वेश्चन सभी ने कर लिया होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी, क्योंकि इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने इसी से पैटर्न पे मिलता हुआ क्वेश्चन हमने आपको फर्स्ट क्विज में भी पूछा था, इफ यू रिमेम्बर, याद आ रहा है। आर पोजीशन वेक्टर है, तो अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ए एक्स कैप प्लस वाई ए वाई कैप प्लस जेड ए जेड कैप, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर हो गया, इसका आपको डाइवर्जेंस निकालना है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, बेसिकली डेल डॉट दिस मीन्स एक्स ए एक्स कैप प्लस वाई ए वाई कैप प्लस जेड ए जेड कैप, ठीक है। डेल डेल की वैल्यू रखेंगे तो डेल बाई डेल एक्स इंटू ए एक्स कैप प्लस डेल बाई डेल वाई इंटू ए वाई कैप प्लस डेल बाई डेल जेड इंटू ए जेड कैप, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट आपको करना है एक्स ए एक्स कैप प्लस वाई ए वाई कैप प्लस जेड ए जेड कैप के साथ, ठीक है। सो कर लेंगे तो क्या मिलेगा, ए एक्स का ए एक्स के साथ करेंगे तो यूनिट वेक्टर 1 हो जाएगा, और डेल वाई डेल एक्स का एक्स के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे डेल बाई डेल वाई का वाई के साथ करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, डेल बाई डेल जेड का जेड के साथ करेंगे यहाँ 1 आ जाएगा। तीनों को ऐड कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा, 3। कितना आएगा आंसर, हेलो, आवाज आ रही है, यस सर। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जब भी पोजीशन वेक्टर की हम बात करते हैं तो बेसिकली क्या है, वो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पॉइंट के फॉर्म में। तो इसका सिंपली है डाइवर्जेंस निकालना, तो ये सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। 33rd क्वेश्चन है, द स्केलर फंक्शन। अब ये हम क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे सकते थे, हम चाहते तो ये स्टेटमेंट ना देते, ठीक है, तो हम ऐसे भी दे सकते थे, आपको वेक्टर ही डायरेक्ट लिख देते एक्स ए एक्स कैप, तो ये आपके लिए थोड़ा और इजी हो जाता, लेकिन तब आपको
मतलब ये चीज हम आपको चाहते थे, आप इस तरह के क्वेश्चंस पे भी आपका फोकस जाना चाहिए कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि एक आर वेक्टर दिया होगा जिसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, तो उसकी वैल्यू ये होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिस इज द वेक्टर। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। 33rd है, द स्केलर फंक्शन इज सेड टू बी हार्मोनिक फंक्शन इफ इट्स लाप्लासियन इज। ये सब क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं आपको। ठीक है, तो इसका आंसर 0 होगा। ये कंडीशन होती है कि स्केलर फंक्शन हमारा हार्मोनिक फंक्शन तभी होगा अगर उसका लाप्लासियन क्या हो। लाप्लासियन मतलब डेल स्क्वायर ऑफ द स्केलर फंक्शन v, ये स्केलर है, अगर ये 0 के बराबर है तो आपको ये क्या कहलाएगा, दिस स्केलर, सॉरी, दिस स्केलर फंक्शन विल बी व्हाट, दिस स्केलर फंक्शन विल बी योर हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, दिस इज योर 33rd क्वेश्चन। इसके आते हैं 35 पे, 34 पे, विच वन इज द करेक्ट रिलेशन, कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो ये भी आपको पता ही है कि ये वाले तो है नहीं, v इज इक्वल टू कर ले, ये कोई रिलेशन नहीं है, a इज इक्वल टू माइनस, ये भी नहीं है। अगर आप मैक्सवेल इक्वेशन भी पढ़े हैं तो आपको पता है h इज इक्वल टू माइनस ग्रेड ऑफ v। ठीक है, ये हमारा करेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो दिस इज योर करेक्ट रिलेशन। ठीक है, 35th है, एक आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन है ये, इंटीग्रल फॉर्म में। ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करती है, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए है या स्टैटिक फील्ड के लिए है, नॉन टाइम वेरिंग के लिए है या टाइम वेरिंग के लिए है। ठीक है, तो अगर आप टाइम इसको देख, तो वेरिंग। ये बेसिकली क्योंकि यहाँ डेल टी आ रहा है तो आपको सिंपली दिख रहा होगा डेल टी का मतलब ये टाइम वेरिंग फील्ड। ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ ये चेंज होना है ना, तो टाइम वेरिंग फील्ड है क्या वो। हाँ, अभी हम दे दें, अभी दे 10 मिनट। हाँ, इसके बाद आते हैं तो 36 क्वेश्चन पे देखिए, व्हाट इज द डायरेक्शन, शगुन है, शगुन, शगुन मेरी आवाज आ रही है, शगुन इज ऑल्सो कनेक्टेड। यस सर। ओके, उसके बाद जो 36 क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट फिलामेंट। क्लियर, ये भी स्टेटमेंट है, इसका आंसर होगा सरकमफेरेंशियल, क्योंकि हम जो है उसकी परिधि पे निकालते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, और उस इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट फिलामेंट पे, दैट विल बी सरकमफेरेंशियल होगा। क्या होगा, सरकमफेरेंशियल। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड वाला जो हमने आपको यूनिट सेकंड वाली कराई थी उसका पार्ट है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड माइक्रोस्टैटिक। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन है ये। 37 है, when the load impedance ZL is equal to Z naught, then voltage standing wave ratio is। ठीक है, ये कंडीशन है कि जब इनपुट इम्पीडेंस मतलब लोड इम्पीडेंस आउटपुट इम्पीडेंस के बराबर होगा, उस केस में वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या होगा, तो दैट विल बी 1। ठीक है, ये सिंपली फार्मूले से है कि दोनों कंडीशंस हमारी बराबर हो जाएंगी, मतलब दोनों बराबर होगा तो उस केस में जो वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो आता है वो हमारा 1 आता है। ठीक है, इसके बाद आता है, ये बेसिकली एंटीना के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका द रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ ए हाफ वेव डाइपोल इज। ठीक है, ये भी आपको पता है, हाफ वेव डाइपोल का रेडिएशन रेजिस्टेंस हमने आपको बताया था कितना होता है, 73 ओम होता है। ये डिफाइंड वैल्यू है, इससे हमने बताया था
कि 73 ओम होता है, ठीक है। सिमिलरली 9th क्वेश्चन देखिए, फॉर रेडिएशन पैटर्न मेजरमेंट द डिस्टेंस ऑफ द फार फील्ड रीजन इज, ठीक है। ये कंडीशन है कि फार फील्ड रीजन के लिए जो हमारा डिस्टेंस होता है बेसिकली आर, वो हमारा ग्रेटर देन 2d² बाई लैम्डा होता है, ठीक है। 2d² बाई लैम्डा फॉर रेडिएशन पैटर्न मेजरमेंट, ठीक है। दिस इज द कंडीशन। 40 है, find the length of the driven element of Yagi-Uda antenna to operate at a frequency of 172 megahertz। इसको आपको फॉर्मूला यूज करना है। यागी-उड़ा एंटीना में हमने कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। फॉर्मूले याद हैं? लेंथ निकालना है ड्रिवन एलिमेंट का, कैसे निकालेंगे बताइए, कैसे निकालेंगे लेंथ ऑफ द ड्रिवन एलिमेंट? हेलो कृतिका, कृतिका आवाज आ रही है? Yes, sir. इसके लिए फॉर्मूला हमने आपको बताया था यागी-उड़ा एंटीना में, अगर आपने नोट्स में देखा हो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को बताइए। फॉर्मूले बताए थे, याद आ रहा है? फॉर्मूले बताए थे। 2D by lambda, sir. ओके, देखिए लेंथ क्या होता है, क्योंकि ड्रिवन एलिमेंट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं ना, तो उसकी लेंथ निकालनी है। तो हमने आपको सबके लेंथ बताए थे, रिफ्लेक्टर का भी बताया था, डायरेक्टर का भी बताया था, ठीक है। स्पेसिंग भी हमने बताई थी कितनी कितनी होती है, ठीक है। तो अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो देखिए लेंथ क्या हो जाएगा इसके लिए, ड्रिवन एलिमेंट के लिए, तो लेंथ ऑफ ड्रिवन एलिमेंट इज इक्वल टू, इसको हम एक्टिव एलिमेंट भी बोलते हैं, बल्कि एल ए से ही रिप्रेजेंट करिए, दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्टिव एलिमेंट, क्योंकि ये सेंटर में होता है, यही एक्टिव एलिमेंट होता है ड्रिवन एलिमेंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 478 अपॉन फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो आंसर किस में आएगा? फीट में आएगा। तो 478 को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी का है 172 मेगाहर्ट्ज, तो आंसर कितना आ जाएगा? हेलो मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Are you? कर लेंगे इसको। Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, अगर आप इसको देखेंगे तो 172 मल्टीप्लाई विथ 2.78 करिए, कितना आ रहा है? अराउंड, इसके अराउंड आंसर आएगा 2.78 फीट के अराउंड। करके देख लीजिए, आंसर आपका फीट में निकलेगा ये, ठीक है। हमने सारे एलिमेंट्स के लिए आपको फॉर्मूले बताए थे, ड्रिवन एलिमेंट के लिए भी, रिफ्लेक्टर के लिए भी, डायरेक्टर के लिए भी, सबके लिए बताया था, ठीक है। आपको धीरे सीधे फॉर्मूला लगाना था, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, ठीक है। तो आपका सीधे आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ फोल्डेड डाइपोल एंटीना इन ओम इज, ओम मतलब ये यूनिट है इसकी, तो इनपुट इम्पीडेंस फोल्डेड डाइपोल एंटीना का क्या होता है? दैट इज 292 ओम। कितना होता है? 292 ओम। फोल्डेड डाइपोल हमने बताया था जिसमें हमारे दो डाइपोल यूज होते हैं फोल्डेड फॉर्म में, ठीक है। टू, द साइज ऑफ एंटीना बिकम्स डैश व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज, ठीक है। साइज ऑफ एंटीना क्या हो जाएगा अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्मॉल होगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो एंटीना साइज होगा बेसिकली स्मॉल होगा, ठीक है। आपने एक पढ़ा भी होगा क्वार्टर, जो हम एंटीना लेंथ रखते हैं बेसिकली, मॉड्यूलेशन में भी आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, लैम्डा बाई 4 रखते हैं, ठीक है, क्वार्टर वेवलेंथ लॉन्ग।
बेसिकली इसको प्रैक्टिकलिटी ऑफ एंटीना भी बोलते हैं। तो अगर यहाँ से भी आप देखते हैं तो लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, C/F, ठीक है, C/F होती है। तो आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इससे कह सकते हैं कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो लेंथ हमारा स्मॉल हो जाएगा, तो इसीलिए लेंथ आपका स्मॉल हो रहा है, ठीक है, क्लियर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। 43 है फ्रॉनहोफर रीजन इज, ठीक है। फ्रॉनहोफर रीजन जो होता है उसको फार फील्ड रीजन भी बोलते हैं, ठीक है, फार फील्ड रीजन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज फार फील्ड रीजन, ठीक है, नॉट नियर फील्ड रीजन। इसको हम फ्रॉनहोफर, एक फ्रेजनल रीजन होता है, एक फ्रॉनहोफर रीजन होता है, एक आपका नियर फील्ड रीजन होता है और एक आपका फार फील्ड रीजन होता है, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉनहोफर रीजन, दैट इज द फार फील्ड रीजन, ठीक है। 44th है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन रिक्वायर्स। ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन को क्या रिक्वायर है, तो दैट इज हाई ट्रांसमीटर पावर। ये हमने आपको इसके जब हमने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी तब बताया था कि द हाई सौम्या दुबे, आर यू देयर? सौम्या दुबे, सौम्या है? यस सर। अभी आपने ज्वाइन किया है काफी देर में? यस सर, एक्चुअली सर मैं बाहर थी थोड़े काम से, तो घर अभी अभी आई हूँ, तो अभी अभी आपका मैसेज देखा। मैसेज तो बेटा बहुत पहले किया था, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सॉरी सर। 44th का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, दैट इज हाई ट्रांसमीटर पावर, ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, ठीक है। 45 है स्किप डिस्टेंस ऑफ रेडियो सिग्नल इज डिटरमाइंड बाय द, ये भी सीधे फार्मूला होता है स्किप डिस्टेंस का, तो आपको लगाना है दैट इज बोथ द हाइट ऑफ आइनोस्फेयर एंड द एंगल ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द एंटीना, दैट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द स्किप डिस्टेंस। ये सब सीधे स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जो लास्ट यूनिट का हमने आपको पीडीएफ एक शेयर किया था, इफ यू रिमेंबर, उसमें से अगर आपने देखा होगा सारी डेफिनेशन अगर आपने उसी से हैं ये, ठीक है। जो बेसिक बेसिक जनरल जनरल जो इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे MUF हो गया, इसके डिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें जो है। इसके बाद आता है 46 क्वेश्चन पे, इन वेक्टर E×A+C रिजल्ट्स। वेक्टर में ये ट्रिपल वेक्टर्स हैं ABC, मतलब जिनमें हमने EAC 3 वेक्टर लिए हुए हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट जैसे E×A+C, तो ये क्या देगा आपको, सिंपल रिजल्ट E×C प्लस E×A, दिस इज द रिजल्ट, क्लियर। आपको सिंपली पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, यही आपको लगाना है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आई थिंक किसी का गलत नहीं हुआ होगा ये, ठीक है। 47th है ए पॉइंट P इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड एज दिस, दैट इज रो 5z फॉर्म में गिवन है, ठीक है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपको इसको कन्वर्ट करना था, तो ये भी हमने कन्वर्जन्स आपको बताए हुए हैं, मीन्स XYZ फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट करना है और रो 5z फॉर्म में गिवन है। तो आपको रिलेशंस पता है, रो का √x² + y² होता है, 5 tan−1 y/x होता है, ठीक है, सभी को पता है, ये Z = Z होता है, तो आप सिंपली इसको कर गए होंगे। और अगर किसी ने इसको सॉल्व नहीं भी किया होता, सिंपली उसको पता है Z आपका Z के बराबर ही होता है, तो आप देखिए एक ऑप्शन आपका B वाला ही है जिसमें Z की वैल्यू Z के बराबर है, तो अगर किसी को Z वाले ही टर्म से अगर वो करता तो भी उसको डायरेक्ट आंसर पता चल जाता। ये बाकी सब में देखिए सब अलग अलग वैल्यूज हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो ये तो हो ही नहीं सकते, तो जेड यहीं पे आपका 2 बराबर आ रहा है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। अगर हमने कहीं और भी 2 दिया होता तब कोई कंफ्यूजन हो सकता था, तब आपको सॉल्व ही करना पड़ता पूरा, लेकिन अगर कोई डायरेक्ट लगाना चाहे तो इस तरह से भी लगा सकता है, ठीक है, जेड की वैल्यू के बेसिस पे। तो कई बार ऐसा भी होता है पेपर में कि आपके किसी एक पैरामीटर्स को आप फोकस कर लीजिए और उसके रिगार्डिंग सारे आंसर देख लीजिए, ठीक है। अगर वो डिफर कर रहा है तो उसे आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। 48 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट C द वेक्टर, आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा बिकॉज मीटिंग टाइम और होने वाला है, ठीक है। सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट C द वेक्टर A इज इक्वल टू, एक वेक्टर दिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, इट्स सोलेनोइडल। सोलेनोइडल की कंडीशन हमने आपको बताई थी, उस कंडीशन के थ्रू आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको
C की वैल्यू मिल जाएगी. C is the constant term, you can see. Clear? You will get the value of C in the third term. ये जो C आ रहा है इसकी वैल्यू निकल आएगी. ठीक है, जब 0 के बराबर रखेंगे, डेल ऑपरेटर का इसके साथ मल्टीप्लाई करके 0 के बराबर रखेंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ C, दैट विल बी -2. आंसर -2 आ जाएगा. 49th है, an electric field E is given as find the value of VAB if point A and B are specified by this and this. ये बहुत आसान क्वेश्चन है. इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, दोनों पॉइंट